हम लोग जो है इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर के विश्लेषण को देखने वाले हैं और ये 1 जनवरी 2025 का न्यूज़पेपर है। आप लोगों को एग्जाम वॉरियर टीवी की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। 2025 में आपकी कड़ी मेहनत और भी अधिक चमकेगी और आपके सपने भी अधिक ऊंचे उठेंगे। नववर्ष मंगलमय हो। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा जो अगला न्यूज है वो मणिपुर को लेकर है। मणिपुर में जो वायलेंस हुआ था, जो हिंसा हुई थी, उस पे वहां के जो सीएम बीरेन सिंह है, उन्होंने जनता से माफी मांगा है। उन्होंने कहा है कि मैं जनता से माफी मांगना चाहता हूं और उन्होंने जो है इस हिंसा के लिए खेद जताया है, दुख प्रकट किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। मणिपुर के मुख्यमंत्री जो है एन बीरेन सिंह है। इन्होंने राज्य के लोगों से माफी मांगी है और मई 2023 में राज्य में हुई जातीय हिंसा के लिए खेद जताया है। हम लोग जो है जातीय हिंसा को देखेंगे और समझेंगे कि मणिपुर में जो जातीय समीकरण है वो किस तरह का है। मणिपुर में 2024 का साल जो है वो उथल पुथल भला रहा। घाटी में मैती समुदाय और पर्वतीय क्षेत्र में कुकी जनजातीय समुदायों के बीच में टकराव 2024 में और भी गहरा हो गया, जिससे बड़े स्तर पर जनहानि, हिंसा, भीड़ के मामले और आम नागरिकों वाले क्षेत्रों में ड्रोन हमले हुए। कभी अपनी सांस्कृतिक सद्भावना के लिए जाना जाने वाला राज्य अब गहराते विभाजन का सामना कर रहा है। हजारों लोग विस्थापित हो रहे हैं। समुदाय लगातार भय में जी रहा है ताकि तनाव होने पर कोई संकेत नहीं दिख रहा है और बीते साल राज्य में से शांति जो है वो कोसों दूर रही है। तो मणिपुर उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट, उसके द्वारा राज्य को गैर आदिवासी मैतीय समुदाय को जो है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने की 10 वर्ष पुरानी सिफारिश को आगे बढ़ाने का निर्देश दिए जाने के कारण मणिपुर में जो है हिंसक सांप्रदायिक झड़पें शुरू हो गई थी। तो वहां पर जो गैर आदिवासी समुदाय है, जिसका नाम मैतीय समुदाय है, उसको जो है एसटी का दर्जा देने के लिए जो है वहां के हाई कोर्ट के द्वारा जो है आदेश दिया गया था। इस वजह से जो है वहां पर सांप्रदायिक हिंसा उत्पन्न हो गई। जो अखिल आदिवासी छात्र संघ मणिपुर है, उसके द्वारा मैतीस को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के कथित कदम के खिलाफ जो है आदिवासी एकजुटता रैली आयोजन करने के बाद जो है हिंसा बढ़ गया था। मणिपुर की जातीय संरचना क्या है? तो मणिपुर राज्य जो है वो एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है, जिसके केंद्र में जो है इम्फाल घाटी जो है वो खेल का मैदान के रूप में है और आसपास की जो पहाड़ियां हैं वो गैलरी के रूप में है। जो मणिपुर के भूभाग का लगभग 10% है वो घाटी है। वहां का जो घाटी है मणिपुर में, वो उसके भूभाग का लगभग 10% हिस्सा है और गैर आदिवासी मैतीय का जो है वर्चस्व वहां पर रहता है। और जो है राज्य की आबादी का 64% से अधिक हिस्सा जो है वो राज्य के 60 विधायकों में से 40 को जो है जन्म देता है। जो गैर आदिवासी मैती हैं वो राज्य की आबादी का 64% हिस्सा है और वो जो है जो मणिपुर का घाटी वाला भूभाग है, जो 10% वाला हिस्सा है, उस पे जो है उसका वर्चस्व रहता है। इसके अलावा जो है इन्हीं में से जो है 60 विधायक में से 40 विधायक जो है वो गैर आदिवासी समूह से ही आते हैं। भौगोलिक क्षेत्र का 90% हिस्सा पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां 35% से अधिक मान्यता प्राप्त जनजातियां निवास करती है, लेकिन वे विधानसभा में केवल 20 ही विधायक भेजती है। ठीक है, तो भौगोलिक क्षेत्र का जो 90% हिस्सा है वो पहाड़ी क्षेत्र का है और वहां से जो है 35% से अधिक मान्यता प्राप्त जनजातियां जो है निवास करती है, लेकिन विधानसभा में उनके 20 ही विधायक होते हैं। जबकि जो घाटी वाला इलाका है उसके पूरे भूभाग पर 10% ही हिस्सा है और उसमें जो है राज्य की 64% आबादी रहती है और वहां से जो है 60 में से 40 विधायक आते हैं और जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है वहां से मात्र 20 विधायक आते हैं। जबकि मैदिक जनजाति के अधिकांश लोग हिंदू हैं, उसके बाद मुसलमान हैं। 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां, जिन्हें मोटे तौर पर अन्य नागा जनजातियां और अन्य कुकी जनजाति में वर्गीकृत किया गया है, वो अधिकांशता जो है यहाँ पर ईसाई हैं। एसटी के दर्जे की मांग के समर्थन में मैती का
तर्क क्या है। मणिपुर की अनुसूचित जनजाति मांग समिति ने 2012 में मैतेई लोगों के लिए एसटी दर्जे की मांग शुरू की थी। 1949 में राज्य के भारत संघ में विलय होने से पहले, यानी कि मणिपुर जो है 1949 में भारत संघ में विलय हुआ था, उससे पहले मैती को जो है एक जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी और समुदाय को जो है संरक्षित करने और मैती की पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति, भाषा को बचाने के लिए एसटी का दर्जा आवश्यक था। ये तर्क जो है वो अनुसूचित जनजाति मांग समिति के द्वारा जो है दिया गया है। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर भारत का 19वां राज्य बना। मैती को बाहरी लोगों के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा की आवश्यकता है। उनका कहना है कि समुदाय को पहाड़ियों से दूर रखा गया है, जबकि आदिवासी लोग सिकुड़ती इम्फाल घाटी में जमीन खरीद सकते हैं। मैती की आशंका है कि ग्रेटर नागा लिम के निर्माण से मणिपुर का भौगोलिक क्षेत्र सिकुड़ जाएगा। इसके अलावा जो है मैती को धीरे धीरे उनकी पैतृक भूमि में हाशिए पर डाल दिया गया है। 1951 में उनकी जनसंख्या मणिपुर की कुल जनसंख्या का 59% था और अभी जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके आंकड़े के अनुसार जो है ये घटकर मात्र 44% रह गया है। इसके अलावा जो है नागा और कुकी आंदोलन ने मैतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया है। जनसंख्यांकिकी परिवर्तन और पारंपरिक मैतीय क्षेत्रों के सिकुड़ने की चिंता 1970 के दशक में सामने आने लगी। 2006 से 12 की अवधि के दौरान मणिपुर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए इनर लाइन परमिट की मांग की गई। म्यांमार के साथ मणिपुर की छिद्रपूर्ण सीमा के साथ कुकी जोमी की मुक्त आवाजाही ने जनसंख्यांकिकी परिवर्तन की आशंका को हवा दी। मणिपुर की जनसंख्या की वृद्धि दर 1941-51 की अवधि में 12.8% से बढ़कर 1951-61 के दौरान 35.04% हो गया तथा परमिट प्रणाली समाप्त होने के बाद 1961-71 में 37.56% हो गई। मणिपुर में सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता है और नौकरियों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण अनुचित लाभ के समान है। बुनियादी ढांचे के विकास जैसे कि रेलवे जो मणिपुर को और अधिक खोल देगा, उसको असुरक्षा और बदतर बना दिया है। जनजातीय समूह मैती को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के खिलाफ क्यों है? तो मैथिली लोगों को जनसंख्यांकिकी और राजनीतिक लाभ प्राप्त है तथा वे शैक्षणिक रूप से अधिक उन्नत हैं, इसलिए जो है इनका विरोध किया जाता है। मैथिली लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने से रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे और उन्हें पहाड़ियों में जमीन अधिग्रहण करने और आदिवासियों को बाहर धकेलने का मौका मिल जाएगा। तो ये सारे जो है ये इनके खिलाफ जो है तर्क दिया जाता है। इसके अलावा जो है मैथिली लोगों की भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और उनमें से कई लोगों को SC, OBC, EWS दर्जे से जुड़े लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दूसरा जो पक्ष रखा जाता है उसमें यह कहा जाता है कि कुकी और नागा लोगों का कहना है कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 90% हिस्सा जनजातीय क्षेत्रों का है, लेकिन इसका अधिकांश बजट और विकास कार्य जो है वो मैतिल बाहुल इम्फाल घाटी पर केंद्रित है। इसके अलावा जो है ST सूची में शामिल करने की प्रक्रिया क्या है? तो राज्य सरकारों ने जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए सिफारिश शुरू कर दी है। राज्य सरकार की सिफारिश के बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय उनकी समीक्षा करता है, उन्हें गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक को अनुमोदन के लिए भेजता है। अनुमोदक के बाद इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास भेजा जाता है और फिर अंतिम निर्णय के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाता है। एक बार जब कैबिनेट इसे अंतिम रूप दे देती है तो वो संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश करती है। संशोधन विधेयक के लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति कार्यालय संविधान के अनुच्छेद 341 और 42 के तहत अंतिम निर्णय देता है। अभी हाल में ही जो है वहां पर जो अशांति हुई थी उसके पीछे कारण क्या था? तो पहला कारण था कि जंगलों की बेदखली और मैतियों के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा था अभी हाल का जो अशांति हुआ था उसके पीछे। लेकिन पिछले दशक में कई मुद्दे और भी रहे थे जो मैतीय और आदिवासियों के बीच में एक खाई का निर्माण किया। दूसरा जो है परिसीमन प्रक्रिया में समस्याएं थी, जैसे कि 2020 में जब केंद्र ने 1973 के बाद से राज्य में पहली परिसीमन प्रक्रिया शुरू की तो मैती समुदाय ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में इस्तेमाल किए गए जनगणना के आंकड़े जनसंख्या के विभाजन को सही ढंग से नहीं दर्शाते हैं।
दूसरी ओर जनजातीय समूह कुकी और नागा का कहना है कि उनकी संख्या राज्य की जनसंख्या का 40% हो गई है और विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। इसके अलावा जो तीसरा कारण है वो पड़ोसी क्षेत्र में प्रवासियों का घुसपैठ है। जैसे कि म्यांमार से फरवरी 2021 में हुए तख्ता पलट ने भारत के पूर्वोत्तर में शरणार्थी संकट को जन्म दिया है। मैतीय नेताओं ने आरोप लगाया है कि चूरा चांदपुर जिले में अचानक गांवों की संख्या बढ़ गई है। इसके अलावा जो है नशीले पदार्थों की समस्या भी वहां पर एक कारण है। जैसे कि निहित स्वार्थ वाले कुछ आदिवासी समूह नशीले पदार्थों के विरुद्ध सरकार के अभियान को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं। नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान की शुरुआत अफीम के खेतों को नष्ट करके की गई। मणिपुर के कुकी जोमी से संबंधित अवैध निवासी साफ की गई जमीन पर नशीली दवाएं उगा रहे थे। इसके अलावा जो है कुकी गांव के निवासियों को बेदखल करने को लेकर पहला हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। चुरा चांदपुर खोपुम संरक्षित वन क्षेत्र जो चुरा चांदपुर और नौनी जिले में है, उसमें 38 गांव को अवैध बस्ती घोषित किया गया और इसके निवासी अतिक्रमणकारी हैं ऐसा कहा गया था, क्योंकि वो पोस्त की खेती और नशीली दवाओं के कारोबार के लिए आरक्षित और संरक्षित वनों और वन्यजीव अभ्यारण्यों का अतिक्रमण करने वाले थे। इसके अलावा जो है कुकी समूहों ने दावा किया कि सर्वेक्षण और निष्कासन अनुच्छेद 371C का उल्लंघन है, क्योंकि कुकी पहाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं। अनुच्छेद 371C में मणिपुर विधानसभा की एक समिति के गठन का प्रावधान है, जिसमें राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे तथा राज्यपाल उस समिति के समुचित कामकाज के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक। इसके अलावा जो है राज्य स्तर पर मणिपुर विधानसभा पहाड़ी क्षेत्र समिति आदेश 1972 के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्र समिति गठित की गई है। पहाड़ी क्षेत्र समिति में राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सभी विधायक सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों को भड़काने के आरोपी 2 कुकी उग्रवाद समूहों के साथ संचालन निलंबन समझौते को वापस ले लिया। मणिपुर का भूगोल और मणिपुर में हिंसा का इतिहास क्या है, तो मणिपुर में जो है 16 जिले हैं, लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि राज्य घाटी और पहाड़ी जिलों में विभाजित है। यानी राज्य को 2 पार्ट में विभाजित किया गया, एक घाटी और पहाड़ी जिला में। आज के घाटी जिले इम्फालपुर, इम्फाल पश्चिम, थौबल, बिष्णुपुर, काकचिंग, निगथोजा राजवंश द्वारा शासित कांगलीपाक के पूर्वोत्तर राज्य का हिस्सा है। इसके अलावा जो है मणिपुर घाटी जो है वो निचली पहाड़ियों से घिरा है। पहाड़ी क्षेत्रों में मणिपुर के भौगोलिक क्षेत्र का बड़ा हिस्सा शामिल है। यहाँ 15 नागा जनजातियां और चीन कुकी मिजो जोमी समूह रहते हैं, जिसमें कुकी, थोडो, हमार, पाइते, बफई और भी शामिल हैं, जैसे कि जू लोग भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो है कांगली पाक राज्य है, जो उस समय ब्रिटिश संरक्षित राज्य था। उस पर उत्तर पहाड़ियों से आए नागा जनजातियों द्वारा बार बार आक्रमण किए जाते हैं और मणिपुर में जो है ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट ने मैती और नागाओं के बीच बफर के रूप में कार्य करने वाले घाटी को लूट से बचाने के लिए बर्मा की कुकी चिन पहाड़ियों से कुकी जोमी को लाया था। इसके अलावा जो है नागाओं की तरह कुकी भी भयंकर शिकार करने वाले योद्धा थे और महाराजा ने उन्हें पहाड़ियों के किनारे जमीन दी थी, जहां वे निचले इम्फाल घाटी के लिए ढाल का काम कर सकते थे। कुकी मेती विभाजन क्या है, तो जो पहाड़ी समुदाय नागा और कुकी है और इधर जो मैती है, उसके बीच में राज्य काल से ही जो है जनजातीय तनाव रहा है। 1950 के दशक में स्वतंत्रता के लिए नागा जनजाति ने मैती और कुकी जोमी के बीच विद्रोह को जन्म दिया था। कुकी जोमी समूहों ने 1990 के दशक में भारत के भीतर कुकी लैंड नामक एक राज्य की मांग करने के लिए जो है अपना सैन्यकरण किया था। ठीक है, ये भारत के भीतर ही राज्य होता कुकी लैंड। इसने उन्हें मैती से अलग कर दिया, जिन्होंने पहले बचाव किया था। 1993 में हिंदू मैती लोगों का पंगलों यानी मुसलमानों के साथ जो है संघर्ष हुआ और आदिवासी नागाओं और कुकी के बीच भी भीषण हिंसा हुई, जिसमें नागाओं द्वारा एक ही दिन में 100 से अधिक कुकी मारे गए और हजारों लोगों को उनके घर से भगा दिया गया। जो चुरा चांदपुर जिला है वो कुकी जोमी बहुल चुरा चांदपुर जिला में ज्यादातर ईसाई आबादी रहते हैं और यह देश का सबसे बड़ा गरीब जिला है। ठीक है, और ये बेहद गरीब बना हुआ है। 2015 में जब घाटी के मैती लोगों ने इम्फाल शहर में
ILP की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था, तो उसी समय चुराचांदपुर में भी इस मांग के विरोध में तथा कानून लागू किए जाने के विरोध में उतना ही तीव्र विरोध प्रदर्शन देखा गया था। तो ये जो है मणिपुर के हिंसा की पृष्ठभूमि थी और इस तरह से जो है वहां पर हिंसा भड़की थी। तो इस पे जो है वहां के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने जो है राज्य के लोगों से माफी मांगी है। इसके बाद जो अगला न्यूज है वो जो है दोहा को लेकर है। जो हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर हैं वो जो है 3 दिन के दौरे पर हैं, दोहा के 3 दिन के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर नए साल पर 3 दिवसीय यात्रा पर दोहा में है, जहां वे द्विपक्षीय बैठकों की एक श्रृंखला के लिए जाएंगे। साथ ही कतर के अमीर शेख तमीम इब्न हमद अल थानी की भारत यात्रा की तैयारी भी करेंगे। यानी कि कतर के जो अमीर शेख तमीम इब्न हमद अल थानी हैं उनकी भारत की यात्रा की तैयारी भी करेंगे, जो अगले महीने की शुरुआत में होने वाला है। विदेश मंत्रालय ने उनके रवाना होने से पहले एक बयान में कहा कि श्री जयशंकर कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से दोहा में मुलाकात करेंगे और राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, सांस्कृतिक, लोगों के बीच संबंधों के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये है दोहा है। तो दोहा जो है वो कतर देश की राजधानी है और यह फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है, इधर जैसे कि फारस की खाड़ी है, और कतर का सबसे बड़ा शहर है ये दोहा, इसलिए उसको राजधानी भी बनाया गया। इसके अलावा जो है दोहा जो है वो कतर में प्रमुख आर्थिक केंद्र भी है, क्योंकि वहां पर देश की ज्यादातर आबादी रहती है। इसके अलावा जो है दोहा की खास बातें ये है कि दोहा की स्थापना जो है साल 1820 में अलविदा नामक शहरी इलाके के उपनगर में के रूप में हुआ था। साल 1971 में अंग्रेजी शासन की आजादी के बाद दोहा को आधिकारिक रूप से राजधानी घोषित किया गया, तो इसको जो है 1971 में कतर की राजधानी घोषित की गई थी। दोहा वैश्वीकरण के युग में बेहतर जुड़ाव के चलते एक वैश्विक शहर है। दोहा मध्यपुर का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र भी है और घूमने के लिए जो है यहाँ पर दिसंबर से मार्च का समय जो है अच्छा माना जाता है। और दोहा में जो है इंडियन को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी मिलती है, तो यहाँ पर जो इंडियन घूमने के लिए जाते हैं उनको वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दी जाती है। ये दोहा है। कतर जो है वो पश्चिम एशिया का एक देश है। ये अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है और कतर जो है वो तेल समृद्ध देश है और दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। कतर में दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार भी है। ठीक, तो भारत के लिए कतर की महत्ता क्या है? तो वर्तमान के संदर्भ में भारतीय विदेश नीति में कतर की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरब राष्ट्रों में कतर के साथ भारत के संबंध बहुआयामी हैं। साथ ही राजनीतिक विषयों पर भी कतर भारतीय पक्ष के समान मत रखता है, जो विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय करारों के साथ भारत से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो है आर्थिक दृष्टिकोण से कतर की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी प्राकृतिक गैस खपत का लगभग 65% अरब जगत से आयात करता है, जिसमें अधिकतम हिस्सा जो है वो कतर का होता है। इसके अलावा जो है कतर भारत में निवेश करने वाला भी जो है महत्वपूर्ण राष्ट्र हो सकता है। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान विभिन्न परियोजनाओं, विशेषकर आर्थिक अवसंरचना निर्माण में कतर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। साथ ही जो है भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा संसाधनों से संपन्न कतर से संबंधों को बनाना अत्यंत लाभकारी है। इसके अतिरिक्त कतर भारतीय कामगारों के लिए जो है अब एक उपयुक्त गंतव्य रहा है, जहां उन्हें आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आधार पर शांत वातावरण मिलता है। इसलिए कतर में आज लगभग 6.5 लाख भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, तो जो वहां रहने वाले बाह्य देशी समुदाय में सबसे अधिक है। साथ ही जो है भारत सरकार के लिए कामगारों का मुद्दा इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन कामगारों में अधिकतर दक्षिण भारतीय प्रदेश यानी कि केरल और तमिलनाडु से हैं, जहां की राजनीति में विदेश में जाकर रहने वाले हित का प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और इसी के परिणाम स्वरूप जो है किसी भी संकट की दशा में कामगारों की सुरक्षित वापसी का प्रश्न जो है वो भारत सरकार पर विशेष दबाव निर्मित कर सकता है। इसलिए जो है भारत के लिए जो है कतर की महत्ता है। भारत और कतर के बीच में क्या संबंध है? जैसे कि अगर हम लोग आर्थिक संबंध देखें, उसमें व्यापार में जो है पिछले कुछ वर्षों में
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस और तेल की दरों में गिरावट के कारण दोनों देशों के मध्य व्यापार में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। भारत को कतर के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य माना गया है। भारत और कतर दोनों के मध्य बैंकिंग क्षेत्र में भी अच्छे संबंध है। इसके अलावा निर्यात के क्षेत्र में जो है भारत में कतर से निर्यात होने वाले प्रमुख वस्तुओं में तरलीकृत प्राकृतिक गैस, एलपीजी, रसायन, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक्स, एल्युमिनियम आदि शामिल है। कतर को भारत से होने वाले प्रमुख निर्यात में अनाज, तांबा, लोहा, इस्पात, सब्जियां, प्लास्टिक उत्पाद, निर्माण सामग्री, वस्त्र और गारमेंट्स इत्यादि शामिल हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भी जो है दोनों देशों में बड़ा सहयोग है, जैसे कि कतर भारत में एलएनजी का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। भारत अपनी जरूरतों के लिए प्राकृतिक गैस का लगभग 70% जो है वह कतर से आयात करता है। इसके अलावा जो है रक्षा के क्षेत्र में भारत और कतर के साथ जो है रक्षा सहयोग जो है वो भी बहुत उच्च स्तर पर है। अब तक जो है प्रशिक्षण, एक दूसरे के सम्मेलन कार्यक्रमों में भाग लेना, भारतीय नौसेना, तटरक्षक जहाजों द्वारा जो है ये सारे सहयोग जो है दोनों देशों के बीच में किया जाता है। इसके अलावा जो है भारतीय और कतर नौसेना के मध्य जो है एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भी होता है, जिसका नाम जो है जायर अल बहर है। ठीक है, तो जायर अल बहर जो है वो भारतीय और कतर नौसेना के बीच में जो है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसके अलावा जो है सांस्कृतिक संबंध भी है दोनों के बीच में, जैसे कि भारतीय सांस्कृतिक केंद्र से जुड़े सामुदायिक संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में कतर में प्रदर्शन कर रहे भारतीय कलाकारों का एक नियमित प्रयास है। इसके अलावा जो है आईसीसी जो इंडियन कल्चर सेंटर है, भारतीय दूतावास है दोहा और निजी प्रायोजकों के तत्वाधान में भारतीय समुदाय के कामकाज से संबंधी संघों का एक शीर्ष निकाय भी है। तो आईसीसी जो है जो इंडियन कल्चर सेंटर है वो उसके द्वारा जो है कतर और भारत के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा योग के क्षेत्र में भी जो है दोनों तरफ से सहयोग किया जाता है। जैसे भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए अपने प्रस्ताव पर कतर के समर्थन की एक सह प्रायोजक के रूप में सराहना की थी और यह प्रस्ताव जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक मस्त रिकॉर्ड से 77 सह प्रायोजकों के साथ अपनाया गया था और इसी प्रस्ताव के आधार पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी घोषित किया गया था। इसके अलावा जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों जो है वह संबंध रखते हैं। जैसे कतर में जो है 14 भारतीय स्कूल भी हैं और 30,000 से अधिक छात्रों को जो है सीबीएसई पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान वहां पर किया जाता है, जिसमें से अधिकांश स्कूलों में जो है कतर में काम कर रहे भारतीय नागरिक के बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा जो है कतर में भारतीय समुदाय भी बड़े पैमाने पर रहता है। भारतीय समुदाय कतर में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है और यह जनसंख्या अनुमानतः लगभग 700 मिलियन है। ये लोग विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। कतर में भारतीयों को उनकी ईमानदारी, कड़ी मेहनत, तकनीकी विशेषज्ञता और कानून का पालन करने वाले स्वभाव के लिए जो है सम्मान दिया जाता है। भारतीयों को लगभग हर स्थानीय प्रतिष्ठान, सरकारी या निजी या विभिन्न क्षमताओं में नियोजित किया जाता है। कतर में रहने वाले प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में प्रति वर्ष जो है अनुमानतः $750 मिलियन की राशि भी जो है प्रेषण के रूप में भेजा जाता है। तो इस वजह से जो है भारत के आर्थिक विकास के भी जो है कतर से मदद मिलता है। इसके अलावा जो अगला न्यूज है वो बिहार को लेकर है और बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उन्होंने मंगलवार को जो है राजभवन में मनोनीत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और जो वर्तमान में अभी वहाँ के राज्यपाल हैं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उनसे उन्होंने मुलाकात की। जो आरिफ मोहम्मद खान है, ऐसा कहा जाता है कि ये 2 जनवरी 2025 से जो है मतलब वहाँ के राज्यपाल बनेंगे। अभी जो है वर्तमान में यानी आज तक राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ही हैं। राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो जैसे जो अनुच्छेद 153 है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और अनुच्छेद 153 में ही कहा गया है, ठीक है, कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल तो होगा, साथ ही साथ एक व्यक्ति को जो है 2 या 2 से अधिक राज्य जो
का राज्यपाल जो है नियुक्त किया जा सकता है। और ये जो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा, ये सरकारी आयोग द्वारा जो है उन्हीं के सिफारिश पे ऐसा प्रावधान जो है अनुच्छेद 153 में किया गया। इसके अलावा जो है राज्यपाल केंद्र सरकार का एक मनोनीत सदस्य होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 157 और 58 में राज्यपाल के पद के लिए पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है। और अनुच्छेद 163 में जो है राज्यपाल को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होती है, सिवाय कुछ स्थितियों में जहां पर उनकी विवेकाधिकार की अनुमति है, तो वहां पर वो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं। नहीं तो जो है वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद की सलाह और सहायता पर अपने कार्य का निर्वहन करते हैं। और ऐसा जो है अनुच्छेद 163 में कहा गया है। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? तो राज्यपाल जो है राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो कनाडाई मॉडल से अनुकूलित है और परंपरा के अनुसार जो है वह उस राज्य से संबंधित न हो जहां उसे नियुक्त किया गया है, ताकि वह अस्थायी राजनीति से मुक्त रहे। इसके अलावा जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तब राष्ट्रपति के लिए आवश्यक हो कि वह राज्य के मामले में मुख्यमंत्री से परामर्श करे, ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो। राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका निर्वाचन होता है। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है और वह राष्ट्रपति की इच्छा पर जो है पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय जो है उसको हटाया भी जा सकता है। सूर्य नारायण बनाम भारत संघ मामले 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रपति की प्रसन्नता न्यायोचित नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जो है राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति है। हालांकि हर गोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी राज्य में राज्यपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। यह जो है एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। राज्यपाल कार्यालय की शर्त क्या है? तो इन्हें जो है बिना किराए के राजभवन उपलब्ध होगा। वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियां, विशेषाधिकार, भत्ते के लिए अधिकृत होंगे। इसके अलावा जो है यदि वह व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होता है तो ये उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करेगा। इसके अलावा जो है उसके कार्यकाल के दौरान उसकी आर्थिक उपलब्धि और भत्ते को जो है कम नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो है राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार भी है, जैसे कि अनुच्छेद 361 के तहत जो है उसे अपने शासकीय कृत्यों के लिए विधिक दायित्व से निजी उन्मुक्ति प्राप्त होती है। अपने कार्यकाल के दौरान उसे आपराधिक कार्रवाई की सुनवाई से भी उन्मुक्ति प्राप्त है। उसे गिरफ्तारी कारावास में नहीं डाला जा सकता है। यद्यपि 2 महीने के नोटिस देने पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उन्हें विरुद्ध नागरिक कानून संबंधी कार्यवाही प्रारंभ भी की जा सकती है। इसके अलावा जो है राज्यपाल जो है वो कार्यभार ग्रहण करने से पहले जो है सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है और अपने शपथ में जो है राज्यपाल प्रतिज्ञा करता है कि वे निष्ठापूर्वक दायित्वों का निर्वहन करेगा, संविधान और विधि की रक्षा, संरक्षण और प्रतिरक्षा करेगा और स्वयं को राज्य की जनता के हित और सेवा में समर्पित करेगा। राज्यपाल को शपथ जो है जिस राज्य में वो जा रहा है वहां से संबंधित जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश जो है ये शपथ दिलवाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो वो जो है वहां पे कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, उनके द्वारा जो है ये शपथ दिलवाया जाता है। अब हमारा जो अगला न्यूज है वो कंझावाला को लेकर है और कंझावाला में जो हिट एंड ड्रग था, ठीक है, इसके जो विक्टिम थी वो अभी भी जो है न्याय का इंतजार कर रही है। इन्हें जो है अभी तक न्याय नहीं दिया गया है। इनके केस जो अभी भी ट्रायल स्टेज में ही है। तो कंझावाला हिट एंड ड्रग पीड़िता की मां को न्याय का इंतजार है। मामला अभी भी जो है ट्रायल स्टेज में है। बुधवार को 2 साल हो जाएंगे जब उत्तर पश्चिमी दिल्ली के कंझावाला में एक 20 वर्षीय महिला को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। मंगोलीपुर में एक कमरे में घर में बैठी मृतका अंजलि की मां रेखा देवी पूछती है कि न्याय के लिए उन्हें और कितने साल इंतजार करना होगा। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे इसमें कि हिट एंड रन कानून क्या है। तो हिट एंड रन उपबंध जो है भारतीय न्याय संहिता BNS का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जो है औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित करना है। BNS 2023 की धारा 106(2) में
दुर्घटना स्थल से भागने तथा किसी पुलिस अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट करने में विफल रहने पर 10 वर्ष तक की कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। जो बीएनएस 2023 है उसकी धारा 106 के दूसरे खंड में दुर्घटना स्थल से भागने तथा किसी पुलिस अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट करने में विफल रहने पर, यानी अगर रिपोर्ट नहीं दिया जाता है उसमें विफल रहने पर जो है 10 वर्ष तक की कारावास या जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि यदि ड्राइवर दुर्घटना के तुरंत बाद घटना की रिपोर्ट करता है, ड्राइवर खुद ही, तो उस पर जो है धारा 106 के खंड 2 के स्थान पर जो है धारा 106 का पहला खंड के तहत जो है उसको आरोपी सिद्ध किया जाएगा। और जो धारा 106 का पहला खंड है उसमें गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आने वाली मौत के लिए जो है 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, जो लापरवाही के कारण मौत होती है। तो अगर कोई ड्राइवर जो है, ट्रक ड्राइवर या कोई भी जो है किसी गाड़ी वाला जो है किसी को टक्कर मार देता है, तो वो खुद ही जो है वो जो पीड़ित व्यक्ति है उसको लेकर हॉस्पिटल में जाए, उसके बाद जो है पुलिस अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट को जो है उसकी सूचना दे। अगर वो ऐसा करता है तो उस पे जो है जो भारतीय न्याय संहिता है बीएनएस है उसकी धारा 106 के पहले खंड जो है उसमें लगेगा और वहां पर जो है उन्हें गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में जो है उसको रखा जाएगा और उसमें जो है उसको 5 साल तक की ही सजा मिलेगी। लेकिन अगर जो है वो इसकी सूचना जो है पुलिस या मजिस्ट्रेट को नहीं देता है तो उस पे जो है धारा 106 का दूसरा खंड लागू होगा, जिसमें जो है 10 वर्ष तक की कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा जो है जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है वो वर्ष 2022 में 47,806 हिट एंड रन की घटनाएं दर्ज की है और जिसके परिणाम स्वरूप जो है 50,815 लोगों की जो है मौत हो गई। ठीक है, इतनी घटनाएं दर्ज हुई है, लेकिन बाकी और भी घटनाएं जो दर्ज नहीं हो चुकी है। ठीक है, मतलब इतने घटना तो दर्ज किया गया, यानी 47,806 घटना जो है दर्ज हुआ, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी होती है जिसको दर्ज नहीं किया गया था और लेकिन परिणाम स्वरूप यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 2022 में जो है 50,815 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा जो है पुलिस और मजिस्ट्रेट को सड़क दुर्घटना की रिपोर्ट करना अपराधियों का कानूनी कर्तव्य है और इस कर्तव्य की चूक को आपराधिक बनाने का प्रावधान है। इसके अलावा जो है हिट एंड रन कानून की धारा 106 के दूसरे खंड का अंतर्निहितार्थ तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने को रोकना तथा उन लोगों को दंडित करना है जो पीड़ितों की सूचना दिए बिना या उनकी मदद किए बिना घटनास्थल से भाग जाते हैं। यह कानून अपराधी पर पीड़ित के प्रति नैतिक जिम्मेदारी लागू करने की विधायी मंशा को दर्शाता है। इसके अलावा जो है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 134 जैसे मौजूदा कानूनों के साथ समानताएं दर्शाते हुए घटनाओं के बाद ड्राइवरों से त्वरित और जिम्मेदार प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला है। जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 134 है, इसके तहत वाहन के चालक को घायल व्यक्ति के लिए चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाने की आवश्यकता होती है जब तक कि भीड़ के गुस्से या उसके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से यह संभव ना हो। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो यह नया कानून जो है भारत में सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित चिंताजनक आंकड़ों की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2022 में भारत में 1.68 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं मौत दर्ज की गई, अर्थात जो है प्रतिदिन औसतन 462 मौतें हुई। भारत में जो है सड़क दुर्घटना में 12% की वृद्धि तथा मृत्यु दर में जो है 9.4% की वृद्धि देखी गई है, जबकि वैश्विक सड़क दुर्घटना में जो है होने वाली मौत में जो है 5% की कमी आई है। भारत में जो है सड़क दुर्घटना के कारण प्रति घंटे औसतन 19 मौतें होती है, जिसके अनुसार लगभग प्रत्येक 3.5 मिनट में जो है एक मौत हो जाती है। आधे से अधिक सड़क पर मौतें राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर हुई है, जो कुल सड़क नेटवर्क का जो है 5% से भी कम है। भारत दुनिया में केवल 1% वाहनों के साथ दुर्घटना संबंधी मौतों में लगभग 10% का योगदान देता है और सड़क दुर्घटनाओं के कारण अपने सकल घरेलू उत्पाद का 5 से 7% वार्षिक आर्थिक नुकसान भी झेलता है। तो जो ये है ये हिट एंड रन मामला था, इन्हें जो है अभी तक न्याय नहीं मिला है। ठीक है, इसके 2 साल बीत चुके हैं। इसके लिए जो प्रावधान है वो हमारे बीएनएस में जो है, जो भारतीय न्याय संहिता उसमें धारा
6 का पहला खंड और दूसरा खंड है। जो पहला खंड है वो गैर इरादतन हत्या से संबंधित है, जिसमें 5 वर्ष की सजा है, और जो 106 का दूसरा खंड है उसमें जो है दुर्घटना स्थल से भागने का प्रावधान है, और उसमें जो है 10 वर्ष तक की कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा जो हम लोगों का अगला न्यूज है वो राजस्थान को लेकर है। राजस्थान में जो है 9 नवनिर्मित जिले को जो है समाप्त कर दिया गया, जिस वजह से उसके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन होने लगा, और जो विपक्षी हैं जैसे कि कांग्रेस और अन्य संगठन हैं उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक जिलों को बहाल नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और राज्य सरकार ने 28 दिसंबर को जो है पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा जो 17 जिले बनाए गए थे उसमें से 9 को जो है समाप्त करने का फैसला लिया है, और उनका कहना है कि ये ना तो व्यवहारिक है ना ही जनहित में है, इसलिए जो है 9 जिले को समाप्त कर दिया जाएगा। और कांग्रेस द्वारा जो है वो 17 जिले बनाए गए थे, उसी में से 9 जिलों को समाप्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 3 नए संभागों को भी जो है भंग कर दिया गया। अब राज्य में जो है 7 संभाग और 41 जिले हैं। ठीक है, राजस्थान का गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था, और इसकी राजधानी जयपुर है, और ये जनसंख्या के मामले में जो है देश का 8वां सबसे बड़ा राज्य है, और यहाँ पर जो है कुल 51 जिले हैं, और जिसमें से 9 जिले जो है भंग कर दिए गए। ठीक है, उसको समाप्त कर दिया गया, जिस वजह से जो है यहाँ पर 41 जिला बचा है। ठीक है, तो ये 50 की जगह जो है 41 हो गया है। इसके अलावा जो है इसका जो प्राचीन नाम है राजस्थान का वो राजपूताना मरुकांतर भी नाम है। इसके अलावा जो है राज्य की आकृति जो है वो विषम चतुर्भुज यानी पतंगाकार है, यानी कि इस तरह से ये पतंग के समान जो है दिखाई प्रतीत होता है। ठीक है, तो पतंगाकार जो है इसकी आकृति है, और इसका जो उच्च न्यायालय है वो जोधपुर है। तो इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी जयपुर है। ये देश में 8वां सबसे बड़ा जनसंख्या के रूप से जो है 8वां सबसे बड़ा राज्य है, और इसमें जो है कुल 50 जिले थे जो अब 41 हो गया है। इसका प्राचीन नाम जो है मरुकांतर और राजपूताना है। इसकी आकृति जो है विषम चतुर्भुज के समान है, और यहाँ पर जो उच्च न्यायालय है वो जोधपुर में है। ठीक है, इसकी सीमा जो है एक तरफ पाकिस्तान हो गया, दूसरी तरफ पंजाब हो गया, इधर हरियाणा हो गया, फिर उत्तर प्रदेश हो गया, इधर मध्य प्रदेश हो गया, इधर गुजरात हो गया, इससे लगती है। इसके अलावा जो है इससे राजस्थान से होकर कर्क रेखा भी गुजरती है, और ये कर्क रेखा जो है बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, बांसवाड़ा जिले से जो है कर्क रेखा गुजरती है, और जो है राजस्थान का जो दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, वो बोरकुंड गांव है। सबसे दक्षिण में जो स्थित गांव है वो बोरकुंड गांव है। ठीक, और राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है वो कोना गांव है गंगानगर में। इसके अलावा जो पूर्वी बिंदु है राजस्थान का वो सिलान गांव है राजखेरा धौलपुर में, और जो राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है वो कटरा गांव है, ये फतेहगढ़ जैसलमेर में है। ठीक है, जैसलमेर जो है, जो जैसलमेर जिला है वो राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है, और धौलपुर जो है ये सबसे पूर्वी जिला है। बांसवाड़ा जो है सबसे दक्षिणी जिला है, और श्री गंगानगर जो है वो सबसे उत्तरी जिला है। यहाँ पे कुल जो है 50 जिले थे, जिसमें से 41 रह गया है। इसके अलावा जो है राजकीय पशु जो है वो चिंकारा है। चिंकारा जो है ये हिरन जैसा होता है। इसके अलावा जो है यहाँ के राजकीय पक्षी जो है गोडावन है, गोडावन। यहाँ पर जो घरेलू पशु है वो ऊंट है, इसको राजकीय घरेलू पशु कहा जाता है, ऊंट को। और जो राजकीय वृक्ष है वो खेचरी का वृक्ष है। जो खेचरी वृक्ष है वो यहाँ का राजकीय वृक्ष है, और राजकीय नृत्य, लोक नृत्य जो है वो घूमर है, और राजकीय पुष्प जो है वो रोहिरा का पुष्प है। तो यहाँ पर जो है कुल 10 संभाग थे। ठीक है, और उसमें से कितने संभाग को खत्म किया गया है, उसमें से 3 नए संभाग को भी जो है भंग कर दिया गया है, तो अब 7 बचेंगे। ठीक, तो राजस्थान का जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है। यहाँ पर जो लोक नृत्य वो घूमर है, और इसकी जो विधायिका है यानी जो विधानसभा है वो एक सदनात्मक है, यानी कि यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। और राज्यसभा में इसकी 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीट है, और राज्य में जो विधानसभा सीट है वो 200 है।
इसके अलावा राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है वो नरोत्तम लाल जोशी थे। राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो है वो लाल सिंह सख्तावत थे। और राजस्थान विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता जसवंत सिंह थे। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर जो है महाराव संग्राम सिंह थे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। राजस्थान की पहली महिला सांसद जो है श्रीमती शारदा भार्गव जो राज्यसभा थे वो थे। इसके अलावा राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य जो है वो महारानी गायत्री देवी थी। राजस्थान की जो भौगोलिक सीमा है वो मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पाकिस्तान से लगती है। तो मध्य प्रदेश से जो है ये 1600 किलोमीटर लगता है और इसमें जो है 10 जिले जो है वो मध्य प्रदेश से लगते हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बराह, झाझावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। और पंजाब से जो है ये 89 किलोमीटर मात्र जिला लगता है, जिसमें हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर ये 2 ही जिले लगते हैं। इसके अलावा हरियाणा से जो है ये 1262 किलोमीटर लगता है, जिसमें 8 जिले जो है वो टच करता है, जिसमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली रोड, खैरथल, तिजारा, अलवारा, डिग ये है। और उत्तर प्रदेश जो है ये 877 किलोमीटर लगता है, जिसमें 2 जिले हैं, डिग, धौलपुर और भरतपुर। इसके अलावा जो है गुजरात से ये 1022 किलोमीटर लगता है, जिसमें 6 जिले हैं, बाड़मेर, संचौर, सिहोई, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो सबसे अधिक जो सीमा है वो मध्य प्रदेश का लगता है, फिर जो है हरियाणा का लगता है, उसके बाद गुजरात का, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब का लगता है। ठीक, तो ये राजस्थान था। इसके बाद जो है अगला न्यूज है वो जो है भोपाल को लेकर है। भोपाल में जो है यूनियन कार्बाइड है, इसको लेकर है। तो भोपाल में हुई दुनिया की जो सबसे भीषण यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी था, उसके बचे कचरे को जहां धार के पीथमपुर में जो है जलाने की तैयारी हो गई है। वहीं पर जो पीथमपुर के आम लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया था। इसके अलावा अब इंदौर के जो महापौर पुष्यमित्र भार्गव हैं उन्होंने भी जो है सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और उन्हें कहा है कि जो पीथमपुर में कचरा जलाने का फैसला है सरकार का, उस पर उनको पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ये जो है टॉक्सिक वेस्ट है। ठीक है, ये टॉक्सिक वेस्ट है। अगर वहां जलाया जाता है तो वहां पर जो है लगभग 1.75 लाख जो है जनसंख्या निवास करती है और साथ ही साथ जो पीथमपुर है, ठीक है, वो इंदौर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है और भोपाल से जो है वो 250 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ के लोगों को यह भय है, ठीक है, कि जो यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी हुआ था उससे जैसे लोग प्रभावित हुए और अब तक प्रभावित हैं, वो कहीं फिर दोबारा जो है इससे प्रभावित ना हो जाए। और ये जो कचरा है वो लगभग 337 टन के आसपास कचरा है, जिसको जो है वहां पे जलाया जाना है। तो इसी का विरोध चल रहा है। हम लोग जो है भोपाल गैस त्रासदी को देखेंगे। तो ये जो है 2 से 3 दिसंबर की रात को जो है 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड, जिसका नाम जो है बदल दिया गया है और उसका नाम जो है डाउ केमिकल्स रखा गया है, तो यूनियन कार्बाइड कंपनी के प्लांट से जो है मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का जो है रिसाव हुआ था। 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को जो है जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी है उसके प्लांट से जो है मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, इसको MIC भी कहा जाता था, MIC गैस। ठीक है, इस घटना में हजारों लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग जो है इससे प्रभावित हुए और रिसाव की घटना पूरी तरह से कंपनी की लापरवाही के कारण हुई थी। जो पहले भी कई बार रिसाव की घटना हुई थी लेकिन कंपनी ने सुरक्षा के समुचित उपाय नहीं किए थे। इसके अलावा में जो है ये भोपाल गैस त्रासदी पर एक वीडियो है, उसमें जो है विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा जो है जो हमारा अगला न्यूज है वो जो है मिनरल एक्सप्लोरेशन को लेकर है और राजस्थान सरकार जो है वो 5 ईयर मास्टर प्लान ला रही है जो खनिज का खोज है उसको लेकर। तो राजस्थान में जो खनिज खोज है उसको अब गति मिलेगा, उससे जो है 5 साल का मास्टर प्लान जो है लाया जा रहा है। राज्य सरकार राज्य में खनिज खोज कार्य को गति देने के लिए एक 5 साल का मास्टर प्लान तैयार करेगी। यह जानकारी प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं भूवैज्ञानिक श्री T रविकांत ने सोमवार को
राजस्थान स्टेट मिनरल्स एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की कार्य समिति की बैठक में दी है। श्री रविकांत ने बताया कि इस मास्टर प्लान के माध्यम से राज्य में उपलब्ध खनिज संपदा का बेहतर आकलन किया जाएगा और खनिज ब्लॉकों की नीलामी में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। उन्होंने कहा है कि योजनाबद्ध प्रयासों से राजस्थान पिछले 1 साल में मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में देश में शीर्ष पर पहुंच गया है। ठीक है, तो हम लोग इसमें बात करेंगे जो राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट है वो क्या होता है। ठीक है, इसको NMET भी कहा जाता है, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट। इसकी स्थापना जो है खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 9C के तहत किया गया था। ठीक है, जो खान और खनिज अधिनियम 1957 है उसकी एक धारा है 9C, उसी के तहत जो है राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की गई। ये जो अधिनियम है इसका पूरा नाम खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है भारत में खनिज अन्वेषण में तेजी लाना होता है। ठीक है, ट्रस्ट जो है देश में क्षेत्रीय और विस्तृत खनिज अन्वेषण तथा शासी निकाय द्वारा अनुमोदित अन्य गतिविधियों का समर्थन करता है। इसके उद्देश्य में जो है कई सारे उद्देश्य शामिल होते हैं, जैसे कि गहरे और छिपे हुए खनिज भंडारों की ये पहचान करता है, उनका अन्वेषण करता है, निष्कर्षण करता है और वो किस उद्देश्य से लाभकारी है। ठीक है, ये सब चीज का अध्ययन करता है और कई सारे परियोजनाएं भी लाता है। इसके अलावा जो है उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी पद्धतियों को अपनाते हुए खनिज विकास, टिकाऊ खनन, खनिज निष्कर्षण और धातु विज्ञान का भी अध्ययन करता है। इसके अलावा जो NMET है यानी कि जो राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट है उसकी संरचना 2 स्तर पर होती है। ठीक है, इसमें जो है एक स्तर जो है वो शासी निकाय का है, जो इसका सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर का निकाय होता है और इसमें जो है अध्यक्ष के रूप में जो माननीय खान मंत्री हैं वो अध्यक्ष होते हैं इसमें। यानी कि जो NMET है जो राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट है वो उसकी संरचना 2 स्तर पर है। एक उसमें शासी निकाय है और एक कार्यकारी समिति है। जो शासी निकाय है वो सर्वोच्च निकाय होता है, उसके अध्यक्ष जो है माननीय खान मंत्री होते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रस्ट पर समग्र नियंत्रण रखते हैं। इसके अलावा जो दूसरा निकाय है वो कार्यकारी समिति का होता है और इसमें जो है खान मंत्रालय के सचिव जो है अध्यक्षता करते हैं और जो कार्यकारी समिति होती है वो जो खनन होता है उसकी गतिविधि का प्रशासन और प्रबंधन करता है। इसके अलावा जो है जो NMET फंड है उसकी स्थापना ट्रस्ट की गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए किया गया है और यह कोष जो है खनन पट्टा धारकों या पूर्वेक्षण लाइसेंस सह खनन पट्टा धारकों के अंशदान द्वारा प्राप्त होता है। यानी जिसको लाइसेंस लिया जाता है या जिसको ठेके पर लाइसेंस दिया जाता है उससे पैसे लिए जाते हैं, वहीं से जो है इसको फंडिंग प्राप्त होती है। इसके अलावा जो है जो MMDR अधिनियम 1957 है यानी कि जो खान और खनिज अधिनियम 1957 है उसके अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी का जो है ये 2% होता है। इसके अलावा जो है ये चीजें तो अंदर को लेकर हो गई, लेकिन जो अपतटीय खनिज अन्वेषण है वो जो है काफी न्यूज में रहता है और अपतटीय खनिज अन्वेषण जो है उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारे नियम है, जैसे कि केंद्र सरकार ने अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट नियम 2024 पेश किया। ठीक है, और ये भारत के अपतटीय क्षेत्रों में खनिज अन्वेषण और उत्पादन की देखरेख करने वाला जो है पहला ढांचा है। अपतटीय क्षेत्र का तात्पर्य क्या होता है? तो ये भारत में प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अन्य आर्थिक क्षेत्र और प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ और अन्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अन्य समुद्री क्षेत्रों से होता है। नए नियम के तहत जो है अपतटीय खदानों के उत्पादन पट्टे धारकों को सरकार को अपनी रॉयल्टी भुगतान का जो है 10% देकर अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट में योगदान करना आवश्यक है। इसके अलावा जो है यह राशि भारत के सार्वजनिक खाते में जमा की जाएगी जो ट्रस्ट के पहलों के लिए वित्तीय आधार प्रदान करेगा। अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट ये एक कोष है जो अपतटीय खनिज संसाधनों से उत्पन्न राजस्व का प्रबंधन और आवंटन करता है। इसके अलावा जो है यह सतत विकास सुनिश्चित करने और खनिज अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा जो अगला न्यूज है वो धार्मिक प्रतिबंध को लेकर है और भारत जो है उस 25 देश में शामिल है जहां पर धार्मिक प्रतिबंध जो है वो अत्यधिक देखा गया है। ये जो प्यू रिसर्च सेंटर है उसके द्वारा जो है एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया और इस रिपोर्ट का नाम जो है वो सामाजिक शत्रुता सूचकांक
है। ठीक है, सामाजिक शत्रुता सूचकांक, उसमें जो है कहा गया कि भारत जो है उस 25 देश में शामिल है जहां पर धार्मिक प्रतिबंध अत्यधिक हैं। ठीक है, तो भारत के लिए जो सामाजिक शत्रुता सूचकांक है उसमें 10 के पैमाने पर जो है इसको 9.3, ठीक है, अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और अगर 7.2 से अधिक स्कोर हो जाता है इसमें तो वो जो है बहुत अधिक माना जाता है। तो भारत में जो है जो धार्मिक प्रतिबंध है या जो सामाजिक शत्रुता है वो जो है बहुत अधिक पैमाने पर देखा गया है। तो भारत जो है उन 25 देशों में शामिल है जहां पर धार्मिक प्रतिबंध अधिक है। इसके अलावा जो है भारत और पुर्तगाल को लेकर न्यूज है। 31 दिसंबर को जो है भारत और पुर्तगाल द्वारा जो है एक संधि हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, और इस संधि के हस्ताक्षर के लिए जो है ये 2 डिकेड्स यानी 2 दशक जो है वो पूरा हो गया है। भारत और पुर्तगाल द्वारा आज हस्ताक्षरित संधि ने इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले दोनों विदेश मंत्री के शब्दों में 2 दशकों के टकराव को समाप्त कर दिया है तथा उनके बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग का आधार स्थापित है। संधि के पहले अनुच्छेद में कहा गया है, पुर्तगाल यह स्वीकार करता है कि गोवा, दमन दीप, दादरा और नागर हवेली के क्षेत्र पहले ही भारत के हिस्से बन चुके हैं और इसके द्वारा यह भारत की पूर्ण संप्रभुता उस तारीख से मान्यता देता है जब वे भारतीय संविधान के तहत भारत के हिस्से बने थे। तो इसी दिन जो है गोवा, दमनदीप, दादरा और नागर हवेली को जो है भारत में शामिल किया गया था इस संधि के तहत। ठीक है, तो भारत और पुर्तगाल के बीच में जो है लगभग 500 वर्षों का साझा इतिहास है। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने अफ्रीकी महाद्वीप के रास्ते मई 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर यूरोप और दक्षिण एशिया के मध्य प्रत्यक्ष मार्ग स्थापित कर दिया। इससे पूर्व वेटिकन और अरब के व्यापारियों द्वारा यूरोप से भारत जाने के लिए भूमध्य सागर से होते हुए अरब सागर का मार्ग चुना जाता था। भारत में पुर्तगाली उपनिवेशिक युग का प्रारंभ जो है 1502 ईस्वी में हुआ, जब पुर्तगाली साम्राज्य ने कोलंबन यानी कि जो पहले क्विबलोन था, केरल में पहला यूरोपीय व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने दमन दीप, दादरा और नागर हवेली सहित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कई अन्य परिक्षेत्रों का अधिग्रहण किया। 1510 ईस्वी में गोवा पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनी। भारत और पुर्तगाल के बीच में आत्मीय संबंध वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद ही अनवरत रूप से जारी है। साथ ही दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंध की शुरुआत जो है वो 1949 में हुआ। गोवा का विवाद क्या था? तो वर्ष 1946 में समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोवा पहुंचे। वहां पर गोवा की स्वतंत्रता को लेकर चर्चा हुई। लोहिया ने गोवा में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। आंदोलन का महत्व यह था कि गोवा 435 वर्षों में पहली बार स्वतंत्रता के लिए आवाज उठा रहा था। स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने सभी रियासतों को मिलाकर भारत को एक संघ राज्य का रूप दिया। वे गोवा को भी भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में शामिल करना चाहते थे, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि 1510 ईस्वी से गोवा और दमन एवं द्वीप में पुर्तगालियों का उपनिवेशिक शासन था। 27 फरवरी 1950 को भारत सरकार ने पुर्तगाल से भारत में मौजूदा कॉलोनियों के संबंध में बातचीत करने का आग्रह किया, लेकिन पुर्तगाल ने बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। पुर्तगालियों का कहना था कि गोवा उनका उपनिवेश नहीं है बल्कि महानगरीय पुर्तगाल का हिस्सा है, इसलिए इसे भारत को नहीं दिया जा सकता, जिसके चलते भारत के पुर्तगाल के साथ कूटनीतिक संबंध खराब हो गए। वर्ष 1954 में गोवा से भारत के विभिन्न हिस्सों में जाने के लिए वीजा लेना जरूरी हो गया। इसी बीच गोवा में पुर्तगाल के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया और वर्ष 1954 में दादरा एवं नागर हवेली के कई क्षेत्र पर भारतीयों ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया। भारत सरकार ने एक बार पुनः पुर्तगाली सरकार से बातचीत करने का प्रयास किया, किंतु वार्ता के विफल रहने पर गोवा में सामान्य जनजीवन बहाल करने के उद्देश्य से 18 दिसंबर 1961 को भारत की सेना ने गोवा, दमन और द्वीप में हमला कर दिया। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और गोवा को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान स्थिति क्या है? तो वर्तमान में भारत पुर्तगाल संबंध जो है वो आत्मीय एवं मित्रतापूर्ण है। पुर्तगाल बहुक्षेत्रीय मंचों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी सदस्यता के लिए अनवरत रूप से समर्थन करता रहा है। पुर्तगाल ने वर्ष 2011-12 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन भी किया था। अक्टूबर 2005 में पुर्तगाल ने अब्बू सलेम और मोनिका बेदी को भारत में प्रत्यार्पित किया।
भारत में जघन्य आरोपों का सामना करने वाले व्यक्ति का प्रत्यार्पण करने वाला पुर्तगाल यूरोपीय संघ का पहला देश बना। अक्टूबर 2015 में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण करने में सहयोग हेतु भारत सरकार के साथ समझौता करने वाले पुर्तगाल यूरोपीय संघ का पहला देश बना। नवंबर 2017 में भारत ने लिस्बन में आयोजित वेब समिट में भाग लिया और हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन के लिए रोड मैप पर चर्चा की। फरवरी 2018 में जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन के विषय पर विचार विमर्श करने के लिए गोवा सरकार का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पुर्तगाल की यात्रा पर गया था। अक्टूबर 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने भारत की यात्रा भी की थी। ठीक, इसके बाद जो अगला न्यूज है वो क्वाड मेंबर को लेकर है। क्वाड के स्वतंत्र स्थिर महाप्रशांत क्षेत्र के लिए जोरदार तरीके से काम करने की शपथ ली है। क्वाड के जो समूह सदस्य हैं उसके देश के विदेश मंत्रियों ने क्वाड सहयोग की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक संयुक्त बयान की प्रतिज्ञा की है। ठीक, और भारत और अन्य क्वाड देशों ने मंगलवार यानी कि 31 दिसंबर 2024 को क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत के बीच में एक स्वतंत्र, खुले और शांतिपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र की दिशा में काम करने के लिए समूह की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। समूह के सदस्य देशों के विदेश मंत्री ने क्वाड सहयोग की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक संयुक्त बयान में प्रतिज्ञा किया है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान 20 वर्ष पहले 2004 में हिंद महासागर में आए भूकंप और सुनामी के बाद सहायता देने के लिए एक साथ आए थे। बाद में ये जो गठबंधन हुआ क्वाड का रूप ले लिया था। तो क्वाड समूह में कौन कौन शामिल है? तो इसमें जो है भारत शामिल है, ठीक है, इसमें अमेरिका शामिल है और इसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। तो भारत जो है यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर हो गया, ठीक, जापान जो है यहाँ पर है और अमेरिका यहाँ पर है। तो इसमें 4 देश हैं शामिल, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन 4 समूह का देश है, ये क्वाड समूह कहलाता है। सभी चारों राष्ट्र जो है वो लोकतांत्रिक हैं और लोकतांत्रिक होने के कारण इनकी जो है समान आधार भूमि है और निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा के साझा हित का भी ये समर्थन करते हैं। इनका उद्देश्य जो है मुक्त, स्पष्ट, समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना है तथा उसका समर्थन भी करना है। क्वाड का विचार जो है पहली बार 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था। हालांकि यह विचार आगे विकसित नहीं हो सका क्योंकि चीन के ऑस्ट्रेलियाई पर दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया ने स्वयं को इससे दूर कर लिया था। हालांकि वर्ष 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ आकर इस चतुर्भुज गठबंधन का निर्माण किया और ये चतुर्भुज जो है ये जापान से शुरू होकर इंडिया आता है, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया से इधर अमेरिका और फिर अमेरिका से जापान। इस तरह जो है एक चतुर्भुज का निर्माण होता है, इसी को क्वाड कहा गया है। ठीक है, तो वर्ष 2017 में जो है इस चतुर्भुज का गठन हुआ। हालांकि इसका विचार 2007 में ही जो है जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था। इसके अलावा जो है अगला न्यूज है वो भारतीय रिजर्व बैंक को लेकर है और भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का दिसंबर 2024 का अंक जो है प्रकाशित किया है। ये रिपोर्ट जो है वो छमाही प्रकाशन है। इसमें वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों का योगदान होता है। यह रिपोर्ट वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की उप समिति का सामूहिक आकलन प्रस्तुत करती है। इसमें भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के समक्ष वर्तमान और उभरते जोखिमों को उजागर किया जाता है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है? तो वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो जीडीपी है उसमें 6.6% की वृद्धि दर होने का अनुमान लगाया गया है और इसमें जो है ग्रामीण उपभोग, सरकारी व्यय और सेवा के निर्यात में बढ़ोतरी में सहायता मिलेगी। इसके अलावा जो है जो केंद्र सरकार का ऋण जीडीपी अनुपात है वो महामारी के दौरान 62.7% के उच्चतम स्तर पर था। इससे 2024-25 तक घटकर जो है 56.8% हो जाने की उम्मीद है। इसके अलावा जो राज्यों की बकाया देनदारी है वो 31% से घटकर 28.8% हो जाने का अनुमान है। इसके अलावा जो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की मजबूती में वृद्धि हुई है। ऐसा बेहतर लाभप्रद, घटती गैर निष्पादित परिसंपत्तियां और पर्याप्त पूंजी व चल नीति बफर के कारण संभव हुआ है। जो वित्तीय स्थिरता विकास परिषद है इसकी उत्पत्ति जो है एक गैर संवैधानिक
सांवैधिक निकाय के रूप में हुआ था। इसे सरकार द्वारा जो है 2010 में शीर्ष स्तरीय मंच के रूप में स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष जो है केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ये वित्तीय क्षेत्रक विनियामकों यानी कि आरबीआई, सेबी, इरडा, एफएमसी, इन सब के जो है प्रमुख वित्तीय सचिव जो है इसके सदस्य होते हैं। 2018 में जो है एफएसडीसी को पुनर्गठित किया गया था और इसमें और अधिक सदस्य भी जोड़े गए थे। ठीक है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद में इसका कार्य क्या है? ये वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास और परस्पर विनिमय समन्वय जैसे मुद्दे के कार्यों को देखती है। इसके बाद जो अगला न्यूज है वो गैर सरकारी विधेयक को लेकर है। 17वीं लोकसभा में गैर सरकारी विधेयकों पर चर्चा के लिए केवल 9.08 घंटे का समय दिया गया था। और जो गैर सरकारी विधेयक है वो क्या होता है? तो ये एक प्रकार का विधायी प्रस्ताव है। इसे संसद में उन व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। इसके अलावा जो है विधेयक प्रस्तुत करने और चर्चा के समय का आवंटन जो है वो लोकसभा में प्रत्येक शुक्रवार के बैठक के अंतिम 2.5 घंटे यानी कि गैर सरकारी विधेयकों के लिए आवंटित किए जाते हैं। राज्यसभा में जो है एक शुक्रवार के अंतराल पर बैठक के अंतिम 2.5 घंटे आवंटित किए जाते हैं। विधेयक पेश करने के लिए जो है 1 महीने का नोटिस देना होता है। आज तक जो है केवल 14 गैर सरकारी विधेयक पारित किए गए हैं और उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। और अंतिम बार जो है 1970 में किसी गैर सरकारी विधेयक को संसद में से पारित किया गया था। ये दोनों जगह से पारित हुआ था। तटीय सुरक्षा योजना क्या है? कुछ रिपोर्ट के अनुसार तटीय सुरक्षा योजना के चरण पहले और चरण द्वितीय की हालिया समीक्षा के दौरान 13 तटीय राज्यों में गंभीर खामियों को उजागर किया है। तटीय सुरक्षा योजना क्या है? तो इस योजना के चरण पहले यानी कि जो 2005 से 11 के बीच में था और इसका दूसरा चरण जो 2012 से 20 के बीच में था, सभी तटीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किए गए हैं। इसका उद्देश्य है कि जो समुद्री गश्ती होता है उसके लिए तटीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करना है और अन्य तटीय सुरक्षा पहलों का समर्थन भी प्रदान करना है। इस योजना के तहत जेटी, समुद्री परिचालन केंद्र, मोटरसाइकिल आदि सुविधाओं के रूप में सहायता दी जाती है। योजना की वर्तमान स्थिति ये है कि इस योजना के तहत जो है लगभग 204 तटीय पुलिस स्टेशन कार्य करने लगे हैं। इसके अलावा जो है अगला न्यूज गंभीर प्रकृति की विपदा को लेकर है और हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था कि जो अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल है उन्होंने वायनाड भूस्खलन को जो है गंभीर प्रकृति की विपदा घोषित किया है। गंभीर प्रकृति की विपदा क्या होता है? तो जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष है जो एसडीआरएफ है या जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष है जो एनडीआरएफ है, उसके दिशा निर्देशों में प्राकृतिक विपदा को गंभीर प्रकृति की विपदा घोषित करने के लिए कोई विशिष्ट मापदंड नहीं दिया गया है। हालांकि अधिक जान माल के नुकसान और उनकी गंभीरता के आधार पर केंद्र सरकार ने इसे गंभीर प्रकृति की विपदा मानती है। यह वर्गीकरण आमतौर पर अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल की सिफारिश पर आधारित होता है। इसके अलावा जो है गंभीर प्रकृति की विपदा से निपटने के लिए राज्य को अपने एसडीआरएफ में उपलब्ध शेष राशि के अलावा एनडीआरएफ से अतिरिक्त धनराशि मिलती है, तो इससे जो है वायनाड को लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो है हमारा अगला जो है वो प्रत्यक्ष कर पर विवाद से विश्वास योजना 2024 है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विवाद से विश्वास योजना में भाग लेने वाले करदाताओं के लिए समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। जो प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना है, ये वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024 में इस योजना की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य करदाताओं की आयकर विभाग के साथ विवादों को सुलझाने में मदद करना है। यह योजना करदाताओं को कर विवाद वाली राशि तथा इसके कुछ निश्चित प्रतिशत का भुगतान करके अपनी बकाया कर देनदारियों का निपटान करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा जो अगला न्यूज है वो सुएज नहर को लेकर है। हाल में मिस्र ने सुएज नहर के नए चैनल के विस्तार का परीक्षण पूरा किया है। चैनल का 2 तरफा खंड अब 72 किलोमीटर से 82 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 193 किलोमीटर है। सुएज नहर का निर्माण कार्य जो है 1859 में शुरू हुआ था और 1869 में यह जाकर पूरा हुआ। ये मिस्र में सुएज जल संधि को पार करते हुए मानव निर्मित जलमार्ग है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर के माध्यम से हिंद महासागर से जोड़ती है। इसका वैश्विक महत्व क्या है? तो इसमें वैश्विक व्यापार का लगभग 12% सुएज नहर के माध्यम से संपन्न होता है और एशिया से आने वाले जहाज 30 किलोमीटर चौड़े बाल अल मंदेब जल मरुमध्य के माध्यम से सुएज नहर तक पहुंचते हैं।
इसके बाद जो अगला न्यूज है वो पेंगोंग झील को लेकर है। भारतीय थल सेना ने पेंगोंग झील के तट पर शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है। पेंगोंग झील का है, ये झील जो है पूर्वी लद्दाख में 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पेंगोंग झील विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे जल की झील है। यह झील लगभग 160 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। पेंगोंग झील का 1/3 हिस्सा भारत में और 2/3 हिस्सा चीन में है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? यह जो है इंडोरफिक यानी कि चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ झील है। इस झील का पानी जो है समय समय पर नीला, हरा और लाल दिखाई देता है। इस झील का नाम जो है तिब्बती भाषा की शब्दावली पेंगोंग त्सो से लिया गया है, जिसका अर्थ जो है ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान वाली झील होती है। इसके अलावा अगला न्यूज है वो H1B वीजा को लेकर है। H1B वीजा की कुल स्वीकृतियों में से 70% से अधिक भारतीय ने प्राप्त की है। इसका कारण यह है कि वीजा फिर से सुर्खियों में आ गया है। H1B वीजा क्या होता है? इसकी शुरुआत जो है 1990 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कौशल की कमी को पूरा करने के लिए की गई थी। इसके तहत नियोक्ताओं को जो है उच्च स्तर के कौशल की आवश्यकता वाले विशेष व्यवसायों में अप्रवासी कामगारों की नियुक्ति करने की अनुमति दी जाती है। यह जो है 6 साल के लिए वैध होता है और इस अवधि के बाद जो है वीजा धारकों को या तो कम से कम 12 महीने के लिए अमेरिका छोड़ना होता है या अस्थायी निवास के लिए आवेदन करना पड़ता है। अगला न्यूज तीस्ता नदी को है। पश्चिम बंगाल ने तीस्ता नदी से पाइपलाइन के माध्यम से खेतों में जलापूर्ति करने का निर्णय लिया है। तीस्ता नदी के बारे में हम लोग जानते हैं, ये जो है भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है और ये जो है 400 किलोमीटर लंबी है। इसकी उत्पत्ति सिक्किम के एक हिम नदीय झील खांगचुंग छो से छम्भो छू के रूप में होती है और तीस्ता नदी सिक्किम और उत्तरी पश्चिम बंगाल के लोगों की जीवन रेखा है। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं जैसे कि लाचुंग छू, चाचुंग छू, जेमू छू, रंगीत, ये सारे जो है इसकी सहायक नदियां हैं। अब हमारा जो अगला है वो अजरबैजान को लेकर है, जिसकी राजधानी जो है बाकू है। ये अजरबैजान है और ये राजधानी इसकी बाकू है। ठीक है। कजाकिस्तान में अजरबैजान के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 38 लोगों की मौत के बाद रूसी राष्ट्रपति ने अजरबैजान राष्ट्रपति से माफी मांगी है। अजरबैजान के बारे में हम लोग जानते हैं, इसकी सीमा जो है उत्तर में रूस से, ये रसिया, रूस से, दक्षिण में जो है ईरान से, ये पश्चिम में जो है आर्मेनिया से और उत्तर पश्चिम में जो है जॉर्जिया से लगती है। ठीक है। इसके पूर्व में जो है कैस्पियन सागर है। इसके पूर्व में जो है कैस्पियन सागर है, इधर वाला हिस्सा। इसके अलावा जो है आर्मेनिया के साथ इसके प्रादेशिक विवाद हैं। दोनों देशों के बीच में जो है नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर विवाद है। इसकी जलवायु की बात करें तो यहाँ पर अत्यधिक विविध जलवायु पाई जाती है। दुनिया के 11 जलवायु क्षेत्रों में से 9 जो है इस देश में मौजूद है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो है वो बाजार दूजू है। ये जो है ग्रेटर काकेशियन रेंज में स्थित है। यहाँ पर जो है कूरा अरास नामक नदियां बहती है। यहाँ पर जो है तेल और प्राकृतिक गैस, सीसा, जस्ता जैसे प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। तो इसमें हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं।